नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिच। दोस्तों, आज हम बेहद खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी, हमारी, हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। यह है तनाव, धड़कन और दिल का रिश्ता। आज तनाव हम सब की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और इसमें कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि इसका दिल से क्या कुछ संबंध है। युवाओं में हाइपरटेंशन से लेकर हार्ट फेल्योर के बढ़ते हुए मामले भी चिंता का विषय बने हुए हैं। आज इन तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे और साथ ही में जानेंगे। हमारे साथ इस समय में जो खास मेहमान जुड़े हैं, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव गुप्ता साहब से। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और अच्छा है कि अपन इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर गुप्ता प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी और मेडिसिन के चेयरपर्सन हैं। आइए उनसे जानते हैं कि तनाव और दिल की सेहत को लेकर के जब हम बात करते हैं तो तनाव को कैसे समझा जाना चाहिए। क्या कोई गुड टेंशन और बैड टेंशन भी है? तनाव तो जब बच्चा पैदा होता है तब से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बच्चे को सांस लेने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, वो भी तनाव है। जब बच्चा हंसता है, खेलता कूदता है, वो भी तनाव है। तो तनाव दो किस्म के होते हैं, मैं अपने रोगियों को बताता हूँ। एक तो प्लेजेंट स्ट्रेस जो कंस्ट्रक्टिव होता है, जिसकी वजह से अपन लोग सभ्य हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जी। और दूसरा तनाव है डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस या हार्मफुल स्ट्रेस, जी सर। जिसकी वजह से अपने शरीर के ऊपर नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान कई रूप में होता है। तनाव की वजह से मेनली मुख्यतः आर्टरीज़ के ऊपर, हृदय के ऊपर, बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री है उसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर, और यही नहीं कि सारे सिस्टम के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। इसके अंदर मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, आर्टरी संकुचित हो जाती हैं और खून का जो क्रिया है वो बढ़ जाती है, कोएगुलेशन प्रोसेस बढ़ जाती है। तो तनाव की वजह से जो हार्मफुल स्ट्रेस है बचपन से होगा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। यंग एज में तो आदमी इसको, क्योंकि आर्टरीज यंग होती हैं, यस सर। वो झेल जाता है। पर अगर आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है तो स्ट्रेस को झेलना बड़ा मुश्किल है और उसकी वजह से इसके कई दुष्प्रभाव सामने आते हैं। मतलब अगर लंबे समय तक टेंशन रखा जाएगा तो वो हार्ट तक सीधे नुकसान पहुंचाएगा पूरे शरीर में, क्योंकि हार्ट सबसे वल्नरेबल ऑर्गन है। जी। हार्ट 24 घंटे काम करता है, तो जो भी डैमेज सबसे पहले होता है वो हार्ट के ऊपर ही होता है। जी। और जो तनाव का असर है हार्ट के और जो सिस्टम है जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, यस सर। उसके ऊपर होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो किंग पिन है, जो मुखिया है, वो तो हार्ट है। पर उसके अलावा समक्ष आर्टरीज या वेन्स या ब्रेन या किडनी, सब पे असर पड़ता है। तो उसकी वजह से कहीं भी डैमेज हो सकता है। पर हार्ट के ऊपर कई तरह का डैमेज होता है। एक तो ये डैमेज जिसको अपन रिस्क फैक्टर जो होते हैं हार्ट अटैक होने के, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ब्लड प्रेशर तनाव कंटिन्यूस रहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उसकी वजह से हार्ट की आर्टरीज जो आर्टरीज़ है वो संकुचित हो जाती हैं। संकुचित होके वो डैमेज होती हैं। अगर ब्रेन की आर्टरी में संकुचन होगा तो स्ट्रोक या लकवा हो जाएगा। हार्ट की आर्टरी में संकुचन होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। और भी कई आर्टरी में संकुचन होगा तो पाँव की नाड़ियों में या किडनी की नाड़ियों में, तो उससे डैमेज होगा। पर संकुचन के अलावा बायोकेमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी टेंशन होता है उसकी वजह से शरीर के अंदर कई तरह के बायोकेमिकल पदार्थ पैदा होते हैं। प्रमुख नुकसान तो एक पदार्थ होता है, उसका नाम है एड्रेनलिन। उससे होता है, जब वो बढ़ता है तो उससे ब्लड शुगर बढ़ जाती है जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खासकर जो नुकसान वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल बोलते हैं। जी। जी। वो आपने कहा सर बैड टेंशन जो है वो, उसके कारण कई सारे नुकसान जो है वो देखने को मिलते हैं। क्या गुड टेंशन भी नुकसान पहुंचा रहा है? गुड टेंशन अपने को सपोर्ट कर रहा है। गुड टेंशन या गुड स्ट्रेस की वजह से जी। ऐसे पदार्थ पैदा हो रहे हैं जो बैड टेंशन वाले पदार्थों को न्यूट्रलाइज करता है। ओके। तो अगर आप गुड स्ट्रेस करेंगे, जैसे एक्सरसाइज जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गुड स्ट्रेस का। यस सर। आप एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से धड़कन बढ़ती है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और उसकी वजह से आर्टरीज़ के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा होता है। जी।
और सारे मांसपेशियों में, सारे ऑर्गन्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो उससे प्रोटेक्शन रहता है। कुछ स्ट्रेस की वजह से जो एड्रेनलिन के जो विपरीत पदार्थ है वो बढ़ जाता है अभी उसको। सर अगर बात करें, हर एक के लाइफ में बड़ी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, टेंशन सभी की ज़िंदगी में है, कोई न कोई किसी न किसी रूप में टेंशन मौजूद है। लेकिन कैसे जो है टेंशन को कम किया जा सके, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसे हम जो चिंताएं आती है उन उन पर हम कैसे उसको मैनेजमेंट कैसे करें उसका? स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत प्रक्रिया तो बहुत पुरानी है। भारतीय सभ्यता के अंदर हज़ारों सालों से अपन योगाभ्यास और इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो सब क्रियाएं पुरानी हैं, पर इसका नया नाम स्ट्रेस मैनेजमेंट दे दिया है कि कैसे मैनेज किया जाए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के हर एक व्यक्ति को मैं समझाता हूँ कि 4 प्रमुख तरीके हैं। एक तो जो चीज़ें स्ट्रेस पैदा करती हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, पोल्यूशन, इन सब की वजह से नुकसान हो रहा है आपको, और वो चीज़ें आर्टरीज पे जाके डैमेज करती हैं। उससे बचा जाए, स्वस्थ खान पीन किया जाए। तीसरा, स्ट्रेस को कम रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें जी जी। और प्राणायाम या योगाभ्यास। पर इसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि सिर्फ योग करने से ही फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। हर एक व्यक्ति को समझाता हूँ कि योग तो बहुत, पतंजलि योग के तो 9 तरह के आयाम हुआ करते थे जी। उसमें 2 को ही अपना लें आप। अगर आप मेंटल रिलैक्सेशन करें और फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, मसल स्ट्रेचिंग करें, तो इन दोनों का योग ही योगा और एक्सरसाइज का योग को योग बोलता हूँ मैं। जी जी जी। तो वो योग करें जिससे कि परिश्रम भी हो और मानसिक शांति भी मिले। कुछ हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज के साथ साथ में जैसे रनिंग करना, जॉगिंग करना, ये अगर चीज़ें भी इंक्लूड है, और या फिर केवल हम रनिंग या जॉगिंग जिसे हम कहते हैं वही कर लें तो उससे भी बेनिफिट मिल जाएगा? अगर आप प्लेजेंट स्थिति में रनिंग कर रहे हैं, पार्क में रनिंग कर रहे हैं, स्वच्छ हवा में रनिंग कर रहे हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। रनिंग का एक बहुत बड़ा इसमें ये सिद्धांत ये है कि 20 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो तो एक्सरसाइज या एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, पर जो 20 साल से ऊपर वाले हैं उनको एक साथ स्ट्रेनुअस या मुश्किल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। पहले वॉकिंग करें, 20 मिनट 30 मिनट वॉक करें, फिर उसको फास्ट वॉक करें, फिर रनिंग स्टार्ट करें, तो बॉडी एटलीस्ट यूज टू हो जाए कि धड़कन बढ़ेगी, कि एक्सरसाइज में धड़कन बढ़ती है तो कोई एबनॉर्मल प्रेशर नहीं पड़े बॉडी के ऊपर, वो बहुत आवश्यक है। जी। अपन न्यूज़ पढ़ते हैं कि किसी को खेलते हुए हार्ट अटैक हो गया, जी किसी का बिल्कुल हार्ट डॉक्टर साहब, मैं कोलैप्स हो उन गया। चीज़ों पर भी आ रहा हूँ। आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। अभी मैं उन्हीं बात पर जिनने आपने शुरू करी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2020 से 2023 में हम देखते हैं 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके हार्ट अटैक के मामले एक का एक अधिक बढ़ जाते हैं। ये क्यों हो पा रहा है, किस तरह हो रहा है, और उसके पीछे की वजह क्या है? इसके बारे में एक हमने अध्ययन भी किया कि प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ जो 40 ईयर्स से कम में हो रही है, ये क्यों हो रही है। जी। प्रीमेच्योर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिसको अपन हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से बोलते हैं, एक वो, और एक एरिथमिया जो हार्ट की चाल में फ़र्क आ जाता है। तो जो एथलीट्स में होती है या फुटबॉल प्लेयर्स में आपने सुना होगा कि वर्ल्ड कप के अंदर डेनमार्क का कैप्टन सडनली कोलैप्स हो गया, खेलते वक्त कोलैप्स हो गया। उसको आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं था, उसको हार्ट की जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी समस्या थी। इलेक्ट्रिक करंट उसके पैदाइशी कुछ ऐसी चैनलोपैथीज होती हैं, उसकी वजह से जेनेटिक भी होती है। ये जेनेटिक होती है। जी जी जी। तो ये 1 in 100,000, 1 लाख में 1 लोग में होती है, और वो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो सडनली कोलैप्स हो सकते हैं। जी। पर जो मेन बीमारियां हैं जिसको अपन हार्ट की ब्लॉकेज की बीमारियां बोलते हैं, भारतवर्ष में प्रति वर्ष करीब 40 से 50 लाख, 4 से 5 लाख डेथ्स हो रही हैं उसकी वजह से। लेकिन पहले कहते थे सर कि ये केवल बुजुर्गों की बीमारी है, बड़ी एज के अंदर जाकर के जो है वो प्रॉब्लम ये सामने आती है, लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि यूथ बहुत ज़्यादा इसका शिकार बन रहा है। तो इसके 3-4 प्रमुख कारण हैं। एक तो जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं कि क्यों ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, और एक न्यू रिस्क फैक्टर्स। तो जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको अपन हाई ब्लड प्रेशर, हाई LDL कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, डायबिटीज़, मोटापा, ये जो 5 प्रमुख स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं।
और 3 या 4 लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल में स्मोकिंग या टोबैको, एक्सेसिव एक्सपोजर टू पोल्यूशन, अनहेल्दी डाइट और अल्कोहल, ये 4 वो हैं जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। तो इन चारों को इन 8-10 जो भी फैक्टर्स हैं सबको कंट्रोल करेंगे तो ये प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ को बहुत हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। आपने ठीक कहा सर, स्मोकिंग एक बड़ी वजह है, लाइफस्टाइल अगर ख़राब है तो वो बड़ी वजह है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं सर कि कोविड-19 के बाद में इस तरह के कई मामले हैं जो चौंका रहे हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट भी अभी तक आते जा रहे हैं और लगातार ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें ये बताया गया कि कोविड के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है। कोविड एक एंडोथेलियल सिस्टम की बीमारी हुई। वायरस जो हुआ वो मेनली जो हार्ट की नाड़ियाँ हैं उन पर अटैक करता था। जी जी। और उसकी वजह से, कोविड की वजह से एक्यूट हार्ट अटैक्स बहुत हुए जी। पर उसके बाद में हम लॉन्ग कोविड जो सिस्टम हुआ, जो लॉन्ग कोविड के अंदर भी जो कई लोगों में जिसमें सीवियर कोविड होता है उनको लॉन्ग कोविड कंटिन्यू करता है। और लॉन्ग कोविड के अंदर भी जो डैमेज होता है आर्टरीज़ के अंदर वो होता है। अब जब उस डैमेज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्क फैक्टर्स के साथ में, डैमेज हीलिंग हो रहा है, वो हीलिंग स्लो चल रहा है उनका। तो 100 में से करीब 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको सीवियर कोविड हुआ, उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है थोड़ी स्लो हो गई। जी जी। तो जब हीलिंग प्रोसेस स्लो होती है तो उसकी आर्टरीज सेंसिटिव होती हैं। ओके। और उसमें कोई भी रिस्क फैक्टर, स्ट्रेस कह लीजिए या टोबैको कह लीजिए या एक्सेसिव एक्सरसाइज कह लीजिए या अनहेल्दी डाइट कह लीजिए या हाई ब्लड प्रेशर कह लीजिए, अगर इनमें से कुछ भी हो जाएगा जी, तो उसकी वजह से वो आर्टरीज सडनली ब्लॉक हो जाती है। जी। अच्छा सर, एक जो सामान्य सवाल जो आम लोगों के दिमाग में, जहन में आता रहता है कि जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई हार्ट डिजीज़ की बात चलती है तो लोग कहते हैं कि एक तो ओपन हार्ट सर्जरी जिसको हम लोग हमेशा से समझते रहे, और एक अब ये कहा जाता है कि स्टंट डाले जाएंगे। ये कितना रिस्की है या नहीं है, या फिर इसको लेकर के कोई भ्रांति है, या ये बहुत कॉमनली हो गया है कि अब स्टंट जो है बहुत इजी हो जाता है, जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है उसमें बहुत आसानी से जो है चीज़ें उसको ठीक किया जा सकता है। हार्ट अटैक जो होते हैं हार्ट की नाड़ियों में या धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। और ब्लॉकेज ये पाया गया है कि 20 साल की उम्र से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। जी। कभी कभी हार्ट के जो ब्लॉकेज है उसमें क्लॉटिंग हो जाती है और क्लॉट आने की वजह से हार्ट अटैक होते हैं। इसका आज की तारीख में सबसे अच्छा इलाज एंजियोप्लास्टी या स्टेंट जिसको बोलते हैं, जी जी। वो है। तो अगर एक्यूट हार्ट अटैक है उसके अंदर स्टेंट या एंजियोप्लास्टी एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। जी जी। फॉर्चुनेटली भारतवर्ष में इस तरह के ट्रेन डॉक्टर्स बहुत आ गए सारे भारत में, राजस्थान में, सब जगह, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिवीज़न हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो गई। तो इसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है या उसको लग रहा है कि मेरे को कुछ हो रहा है तो उसको फ़ौरन ऐसी जगह पे जाना चाहिए। जी। उसके पहले मैं बोलता हूँ कि एक एस्पिरिन की गोली खा लीजिए। हाँ, ये बात सर मैंने कई डॉक्टर से सुनी। वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसी दवाएं जो हार्ट से रिलेटेड हैं वो आपको अपने पास में रखनी ही चाहिए हमेशा। एस्पिरिन की गोली की एक बात, और उसके साथ में 1-2 दवाएं और भी हैं। सबसे एक ही दवा है जिसको हम एस्पिरिन बोलते हैं। जी। सॉल्युबल एस्पिरिन बड़ी जेनरिक फॉर्म में सब जगह मिलती है। जी, वो हमेशा हमें अपने अपने घर में रखनी चाहिए, घर में रखनी चाहिए। जी जी जी। या जो हार्ट के मरीज हैं उनको अपनी जेब में रखनी चाहिए। जी। गोली को चबा लें, पानी में घोल के पी लें, जैसे भी करें, जिस टाइम को तकलीफ़ है उस टाइम पे खा लें। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि सॉर्बिट्रेट या आइसोडेल या वो जो गोलियां हैं जी जी। वो आप रखें अपने पास में, पर वो नहीं होना चाहिए। ये जो आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट या मोनोनाइट्रेट्स की जो गोलियां हैं इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, तो ये गोली नहीं रखें। एक एस्पिरिन से भी बहुत हद तक एस्पिरिन से 30% तक का रिस्क कम हो जाता है। ओके, रिस्क कम कर सकते हैं हम। अच्छा सर, एक बात ये कही जाती है कि ये मुझे कैसे मालूम चलेगा, या एक पेशेंट को कैसे मालूम चलेगा कि उसको ये जो लक्षण आ रहे हैं वो हार्ट से जुड़े हुए डिजीज़ के हो सकते हैं, तो वो कैसे पहचाने, वो कब एस्पिरिन ले? ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि सिम्टम्स क्या हैं। जी, सिम्टम एग्जैक्टली किस तरह के होंगे? 10% लोगों में सिम्टम होते ही नहीं कुछ भी, इसको सडनली देखा कि चक्कर आ गया या बीपी डाउन आ गया। पर 90% में छाती में भारीपन होता है, वो पेन, इसको लोग दर्द मानते हैं, दर्द नहीं होता है, ये भारीपन लगता है, अजीब सा लगता है सांस बंद हो रहा है, घुटन हो रही है। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं।
खासकर अगर आपको चलने में या एक्सर्शन करने में ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपको प्रारंभिक अवस्था आ गई। और अगर आपको बैठे बैठे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, चोकिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो उसको आप ये समझें कि हार्ट अटैक की संभावना है। एस्पिरिन क्योंकि इतनी सिंपल दवाई है तो अगर आप ले भी लेंगे तो उससे नुकसान तो होगा नहीं, तो इसलिए एस्पिरिन तो ले ही लेना चाहिए। और जब तक आपको डॉक्टरी सलाह नहीं मिले, जांच वांच नहीं हो, या आप क्लिनिक में या हॉस्पिटल तक पहुँचें, तब तक एस्पिरिन ले लें। उसके बाद में क्लिनिक पे पहुँच के डॉक्टर आपका निदान करेगा और उसके हिसाब से इलाज होगा। ऐसी कौन सी जांचें हो सकती है, ऐसे कौन से टेस्ट हो सकते हैं जो हमको टाइमली हम अगर डायग्नोस करते रहें तो उससे हमें ये मालूम चलता रहे कि हमारा हार्ट कितना अभी हेल्दी है, या फिर उसको आने वाले वक्त में हमें कुछ दवाओं की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा? तो ऐसी कौन सी जो है टेस्ट आप सजेस्ट करते हैं? इसमें दो बातें हैं। एक तो है प्राइमरी प्रिवेंशन कि हार्ट की बीमारी हुए ही नहीं जी। तो जो हमने 10 रिस्क फैक्टर्स गिनाए आपको, उनके बारे में हर एक व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि ये 10 रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें से अगर एक भी मेरे में ज़्यादा है तो मैं उसको कंट्रोल करूं। जी। अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल कम रखूं। जी। अगर मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखूं। तो उन सब के लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी। जी। अगर आपका वातावरण प्रदूषित है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और खाने में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खा रहे, पोल्यूशन से ग्रसित हैं, तो अल्कोहल ले रहे हैं, तो उन सबको उनसे परहेज़ करना पड़ेगा। तो एक पहला बात तो ये कि परहेज़ करें, जो रिस्क फैक्टर्स जो परिभाषित हैं उनको कंट्रोल में रखें। जी। और हृदय की स्थिति क्या है ये जानने के लिए कई तरह के ईसीजी टेस्ट होता है जो बड़ा सबसे सिंपल है, जी। पर वो सिर्फ हार्ट अटैक को डायग्नोस करता है। अटैक होने वाला है कि नहीं होने वाला है इसको डायग्नोसिस अभी तक तो नहीं है, पर आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक से ये भी हो गया है कि सिंपल ईसीजी देख के एआई टूल्स के थ्रू आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक होने की कितनी संभावना है। जी। ये आने वाले 5-7 साल में आ जाएगा। एआई की बात आपने की है सर, अब एआई ने चिकित्सा जगत को किस तरह से बदल दिया, और अगर खास तौर पर हम कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किस तरह की मदद उससे मिलने वाली है? एआई एक बहुत नया चीज़ है और एआई की जो हम जो मेडिकल साइंस में बोलते हैं कि जो स्टडीज़ अभी उस तरह की नहीं हुई हैं, जो हम कह दें कि एआई 100% या एटलीस्ट 90%, मेडिकल साइंस में एक 95% का फार्मूला है कि जो भी टेक्नोलॉजी 95% सक्सेसफुल है उसी को हम यूज़ करते हैं। तो अभी एआई वहाँ तक नहीं पहुँचा है जी। क्योंकि अभी भी पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एआई इज़ ओनली वन वे कम्युनिकेशन। आपने उसको मशीन को बोल दिया कुछ, मशीन आपको जवाब दे देगी, उससे इलाज नहीं होगा जब तक 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। लेकिन रोबोटिक सर्जरी एआई नहीं है, उसके पीछे भी व्यक्ति बैठा हुआ है। जी। रोबोट अपने आप सर्जरी नहीं कर रहा है, उसको ऑपरेट किया जा रहा है। ऑपरेट तो मशीन आदमी कर रहा है। जी। तो इसलिए रोबोटिक सर्जरी भी उस तरह की बात नहीं है। जी। एआई का जो भी यूज़ हो रहा है 2-3 चीज़ों में हो रहा है कार्डियोलॉजी के अंदर। एक तो रिस्क फैक्टर स्ट्रेटिफिकेशन कि एक व्यक्ति को हार्ट अटैक होने की कितनी संभावना है, उसको कितनी सावधानी रखनी चाहिए, उसके लिए हो रहा है। दूसरा एको जो हार्ट की ईसीजी होती है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हो रहा है। जो इको टेस्ट होता है उसमें हार्ट कैसे कितना पंपिंग कर रहा है, कहाँ डैमेज है, उसके लिए हो रहा है। और एक अभी नया ये आया है कि जो एंजियोग्राफी करते हैं उसमें ब्लॉकेज कितना है। एक तो अपन मशीन्स को डॉक्टर देख के बताता है कि इतना 50% या 60% है, और एक एआई बताएगा कि इसमें ब्लॉकेज कितना है, तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। एक बात ये भी कि आप ही ने जिस तरह का बताया है कि 50% काम कर रहा है हार्ट तब भी ज़िंदगी चल सकती है, क्या 20% काम कर रहा है तब भी ज़िंदगी चल सकती है? मतलब ये कैसे हम इसको माने? तो ये दो अलग बातें हैं। एक तो एफिशिएंसी बोलते हैं इसको हम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन स्वस्थ व्यक्ति का 50 से 60% के बीच में होता है। जी। मतलब जब आप एक हार्ट एक बार पंप करता है तो उसका 60% ब्लड निकल जाता है, 40% रहता है। तो ये तो होना ही चाहिए, ये आवश्यक है। जी। अगर ये 60% से घट के 30% से कम हो जाता है, इसको हम रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। हेल्दी अगर कोई व्यक्ति है तो उसका कितना परसेंट हार्ट 60% के आसपास 60% के आसपास काम करता है। और उसमें फिर रिड्यूस होता है, उसमें कम होता रहता है। तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो या हार्ट पेशेंट है तो अगर किसी को डैमेज है हार्ट के अंदर तो उसमें कम हो जाता है। इसी तरह से जो नाड़ियों में रुकावट है 0% 100% क्लीन है जी,
ये 100% ब्लॉक हो गई, ये तो दो एक्सट्रीम्स हो गए। जी क्लीन है यंग लोगों के अंदर, ब्लॉक्ड है हार्ट अटैक के अंदर, जी तो उसके बीच में भी 50%, 60%, 70% ऐसी ब्लॉकेज भी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन हमारा कंसेप्ट है कार्डियोलॉजिस्ट का भी, जी कि अगर 70% से कम ब्लॉक है जी तो न तो बाईपास की आवश्यकता है, न एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता है, उसका काम सिर्फ दवाई से हो जाएगा। अच्छे अगर लाइफस्टाइल के साथ दवाई लेकर के वो ठीक कर सकते हैं। जी उससे वो कंट्रोल चलता रहेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि 70% से कम वाले ब्लॉकेज को अगर आप खोलेंगे, उसमें बाईपास करेंगे, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा आपको, जी। आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, कोई तकलीफ में भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए 70% आर्टरी ब्लॉकेज और 50% हार्ट का फंक्शन, अगर आपका मामला ये सब चल रहा है तो ठीक। अभी सर किस उम्र तक अगर हार्ट की परेशानी आ रही है तो उनका इलाज मुमकिन हो जाता है? क्या 70-80 के अबाउ भी हम हार्ट के ऑपरेशंस हम सक्सेस रेट उनका मानते हैं? तो हार्ट के एक तो आर्टरीज़ का ऑपरेशन होता है जिसको अपन एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो एंजियोप्लास्टी तो किसी उम्र में हो सकता है, जी। उसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं जी है जी कि आपको 70-100 साल के लोगों में भी एंजियोप्लास्टी हुई है, जो स्टेंट की बात यस सर। है। बाईपास सर्जरीज़ के अंदर 75-80 ईयर्स के बाद में रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आप फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, 75 शरीर के के ऑर्गन्स कमज़ोर हो जी जाते जी हैं। तो अगर कोई यंग आदमी है, इवन 80 साल का भी यंग आदमी यंग दिख रहा है, तो उसका तो कर सकते हैं अगर उसको आवश्यकता है तो। और नहीं तो उसके लिए भी एंजियोप्लास्टी होती है, आपके और टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, उसकी वजह से भी ऐसा फ़ायदा हो सकता है उसको। सर एक बात देखने को मिली कि हम जैसा बात कर रहे थे कि एक खिलाड़ी का उदाहरण आता है कि जो खेलते वक्त कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गया। हम ऐसे कई मामले ऐसे भी हमने देखे हैं जिसमें कि जिम करते वक्त में जो युवा हैं वो वहाँ पर कार्डियक अरेस्ट के शिकार हुए हैं। तो ये क्या कारण है? क्या किस तरह के हम हार्ड वर्क से बचें या जिम में किन चीज़ों का हम ख्याल रखें? जिम में जो डेथ्स हो रही हैं उसके करीब 90% डेथ्स तो ब्लॉकेज की वजह से हैं, और 10% डेथ्स वो जो हार्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से। जी तो इलेक्ट्रिक सप्लाई का तो कई लोग ये कहते हैं, खासकर विदेशों के अंदर, कि आपको जिम करना है तो उसके पहले एक बार अपना ईसीजी या कुछ चेकअप करवा लीजिए, जिससे कि आपको ध्यान रहे। दूसरी बात ये है कि जिम में एक साथ आप करीब 3 महीने से कुछ नहीं कर रहे और सडनली आपने जाके वेट लिफ्टिंग भी कर ली, ट्रेडमिल भी कर लिया, सब काम कर लिया, सर। तो उससे नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसको अवॉइड करें। जी जी मैंने पहले भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, पहले वॉकिंग करें, फिर जॉगिंग करें, फिर रनिंग करें, उसके बाद में स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस करें। आजकल बॉडी बिल्डिंग का सप्लीमेंट्स का बहुत फैशन हो गया है। मेरा ये मानना है कि सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, सप्लीमेंट नहीं इट लेना शुड बी चाहिए। ज़ीरो। जो हमें प्रोटीन का आजकल बहुत चलन हो रहा है यूथ में कि वो प्रोटीन लेते हैं, अलग अलग तरह के ब्रांड के प्रोटीन आजकल बहुत आ रहे हैं, वो नहीं लें। प्रोटीन से कुछ बहुत फ़ायदा नहीं होता है। प्रोटीन से वो कहते हैं कि मसल्स जनरेट होती है, नई मसल्स बनती है, मसल्स नहीं तो बनती, मस्कुलर बन जाता है आदमी। मसल्स नहीं तो बनेगी नहीं। जी जो मसल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी के अंदर उसमें प्रोटीन जाके डिपॉजिट हो जाएगा और वो फ़ायदा करेगा। एक बहुत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका मानना है कि 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, अगर आपका 70 किलो वज़न है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जो ये लोग जिम वाले जो प्रमोटर्स हैं या जो बिज़नेस इंटरेस्ट वाले हैं, वो लोग कहते हैं 2 ग्राम प्रोटीन लीजिए आप पर किलोग्राम, और लोगों ने ये देखा है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, फ़ायदा होने की संभावना कम है। एक सर हेल्थ केयर जो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मैं कई कार्डियक सर्जन को भी ऐसे देख रहा था, उनको भी कार्डियक अरेस्ट से गुजरना पड़ा। अब ये दो बातें हैं इसके अंदर। कई बार तो अननोन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स बड़े केयरलेस होते हैं, अपने ऊपर ध्यान बहुत कम देते हैं, तो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके पे ध्यान नहीं देते। और दूसरा स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेसफुल मेडिकल प्रोफेशन जितना है उतना कोई प्रोफेशन नहीं है। आप हमेशा जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं, सर्जन्स तो खासकर, कार्डियक सर्जन्स और भी ज़्यादा, कि जो भी ये काम कर रहे हैं जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई हो रही है। इंटेंसिव केयर में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ICU में काम कर रहे हैं, तो उन सबको स्वस्थ रहने का तरीका आना चाहिए, जी करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा, खाने पीने का टाइम सेट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्ट्रेस मुक्त वातावरण में जाके
कुछ और गतिविधियां करनी पड़ेंगी, स्वच्छ हवा प्राप्त करनी पड़ेगी। सर, विश्व हृदय दिवस पर हम जब ये चर्चा कर रहे हैं तो आखिर में एक संदेश हम चाहेंगे कि आम जनता के नाम किस तरह से आप अपना ये संदेश देना चाहेंगे? इस बार का प्रमुख जो मैसेज है विश्व हृदय दिवस का, टेक केयर ऑफ एवरी बीट मैटर्स, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हृदय का जो प्रिवेंशन है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमेशा जब भी आप स्वप्न और जागृत अवस्था में जो भी हैं उसमें बैलेंस रखें लाइफ को, जिससे कि आपका हृदय अच्छी तरह चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिए हैं और दिल की सेहत से जुड़े हुए ये तमाम सुझाव हमारे दर्शक ज़रूर अपने जीवन में उतारेंगे और अपने दिल को स्वस्थ रखेंगे, अपनी जीवन शैली को ठीक करेंगे ताकि उन्हें कभी हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। सुझाव जो आपके रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सभी के लिए होंगे, हम भी उन पर अमल करेंगे और चाहेंगे कि जो आम जन जिसने भी आपको सुना है, जो भी हमारे दर्शक जिन्होंने आपको यहाँ पर सुना है, वो अपने जीवन में इन सभी सुझावों को ज़रूर उतारेंगे। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहें डीडी न्यूज़ राजस्थान के साथ।